नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, हिंदी के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए गद्य और पद्य जो हम लोग दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, उसी में हम लोग गद्य सेक्शन का 9वां चैप्टर। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा हमारे इस चैनल के माध्यम से जो 2026 में जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये खास बैच लॉन्च हो गया है। रोशनी पब्लिकेशन जिनका 17 सालों का जो अनुभव है पब्लिकेशन के क्षेत्र में, जो आपके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके क्लास 10th के हो या 12th के, उनके लिए अब तक जो बुक पब्लिश करती थी वो अब आपके ऑनलाइन माध्यम से भी अवेलेबल है। जो भी हमारा बुक का कंटेंट होता है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालने का कोशिश कर रहे हैं। आपका एक कंप्लीट क्लास हमारे द्वारा चलाया जा रहा है रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन बैच के जरिए, जिसके अंतर्गत आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के सभी टॉपिक आपको समझाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन का जो बुक्स है वो आपको हम लोग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही आपके बिहार बोर्ड में तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम मैनेज हो सकता है, ज्यादा ज्यादा आप टाइम बचा सकते हैं। और हमारा जो बुक है आपके लिए समझने लायक कंटेंट लाता है। क्या लाता है? समझने लायक कंटेंट लाता है। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर आपको पूरा चैप्टर्स मिलता है जो आपका एज इट इज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो बुक होते हैं बिल्कुल उसी तरह होता है। यानी आपका कोई एक भी लाइन आपके सिलेबस से आपको मिस नहीं होता है। दूसरा चीज, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं तो बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा, हमारे खास शिक्षकों के द्वारा, जिनका जो एक्सपीरियंस है, एक लंबा एक्सपीरियंस, और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न किस तरह होते हैं, बिहार बोर्ड को कैसा आंसर चाहिए होता है, उन सभी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन सभी के एनालाइजेशन के बेसिस पे हमारे द्वारा जो बुक बनता है वो सभी आप लोगों के द्वारा हम आगे बताएंगे। फिलहाल आज के हमारे क्लास पे आते हैं तो गद्य खंड का गोधुली भाग 2 जो आपका बुक है, पहले हम लोग बुक वाला ही पोर्शन खत्म कर रहे हैं। व्याकरण पर हम लोग तीन जो टॉपिक है वो ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, जिसमें आपका क्या है, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। ये 3 जो टॉपिक है हम लोग खत्म किए हैं, और भी व्याकरण में हम लोग लाएंगे। फिलहाल हम लोग गद्य खंड, पद्य खंड, ये गोधुली बुक है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। पद्य खंड का भी हमारा कुछ चैप्टर 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए विद क्वेश्चन आंसर। हमारा 8 चैप्टर तक ही हम लोग पिछले जो क्लास में जित मैं निरखत हूं उसका, जो कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार इंटरव्यू है, उसका पूरा लेसन देख लिए, उसका पूरा जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिए, साथ में क्वेश्चन आंसर देख लिए वहां तक। अब हम लोग 9वां चैप्टर पे हैं, आविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। पहले हम लोग अशोक वाजपेयी जी के लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर उन्होंने क्या लिखा है, आविन्यो क्या है, कौन सा स्थान है आविन्यो, वहां की कैसी जो महिमा क्या है, वहां पे क्या चीजें होती है, वो सभी चीज हम लोग आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा जो हमारी बुक्स है वो बहुत सारी जो बुक्स है हमारी द्वारा पब्लिश की जाती है, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है हिंदी में, उससे रिलेटेड अगर बात करें तो रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा कैप्टन गोधुली, जो बच्चे पुराने से जुड़े हुए उनको पता होगा, हमारे तरफ से कैप्टन गोधुली जो हमारी प्रकाशन है रोशनी पब्लिकेशन की, उसके तरफ से कैप्टन गोधुली का प्रकाशन किया जाता है। विगत 17 सालों से बेस्ट बुक है, और भी जो बुक है वो भी बेस्ट है। और ये इस बुक की बात करें तो एक अलग ही आपके हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी को एक अलग ही आयाम देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जितने भी चैप्टर हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीटीबीसी बुक के, जो भी आपके जो चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर बिल्कुल एज इट इज गद्य खंड और पद्य खंड में अलग अलग सेपरेट दिया गया है। एक एक लाइन आपको उसमें मिलेगा। साथ ही साथ जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक के, वो सभी क्वेश्चन आंसर आपको बने हुए मिलेंगे। इसके अलावा जो ग्रामेटिकल पोर्शन के भी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको इसमें सॉल्व मिलेंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके कहिए कि रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली है, तो वहां से आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब तो ज्यादा बातें समझने, हम लोग अब आते हैं मेन चैप्टर पे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको मजा आने वाला है, तो उससे पहले ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। क्या आपको छूट रहा है और क्या आप जानना चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो सभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार रखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय से। आविन्यो जो है इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी कौन थे, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
इनका टीचिंग का बैकग्राउंड क्या है, इनकी शिक्षा कैसी है, इनके द्वारा और कौन कौन से रचनाएं की गई, क्या गद्य रचना है, क्या पद रचना है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अशोक वाजपेयी जी का आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोटो आपको आपके बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक चलिए हम लोग जो मेन टॉपिक है अशोक वाजपेयी जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जन्म परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि सबका हम लोग लगभग एक ही जैसा बना हुआ है। हम लोग का जो भी आपका जो लेखक परिचय है, अगर आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेके बस आप नोट डाउन भी कर लेते हैं, आपको नोट डाउन भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप हमारे बुक को परचेज करते हैं, सभी बिल्कुल इसी पैटर्न पे समझने लायक बिल्कुल माइंड मैप की तरह हमारे ये बुक डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, नोट बनाना चाहते हैं नोट बना लीजिए, नहीं तो आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या नजदीकी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर लीजिए। ये क्या है, जन्म एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में बात करेंगे अशोक वाजपेयी जी के। और भी हमारे जो भी लेखक परिचय हम लोग देखे हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे देखे हैं, उसी पैटर्न में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पैटर्न को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, तो इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं कि जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ, यानी स्वतंत्रता से 6 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके में, कहा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। किनका, अशोक वाजपेयी जी का। मूल निवास मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे, सागर मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे, लेकिन इनका जन्म स्थान अलग था, दुर्ग में था, ठीक है। माता जी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम वाजपेयी जी था। क्या नाम था, वाजपेयी, ठीक है। तो यहां तक आपका नॉर्मल एक जीवन परिचय है, जन्म कब हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, एक बेसिक परिचय हम लोग देखते हैं। अब जो है इनके व्यक्तित्व के बारे में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे हम लोग कि शिक्षा कैसी रही इनकी। शिक्षा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा सबसे पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से इन्होंने, देखिए प्रारंभिक शिक्षा की जब भी बात करेंगे हम लोग तो 1 से 10 तक का, क्या हम लोग पिछले वीडियो में कभी भी आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन हाँ 1 से लेके क्लास 10 तक आपका जहां तक की जो शिक्षा होती है उसी को हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो क्लास 10 तक इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, सागर मध्य प्रदेश जहाँ के मूल निवासी थे, वहीं से इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक शिक्षा अपना आरंभ किया। फिर देखिए बीए की बात करें तो सागर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, यानी आर्ट्स में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आगे बात करेंगे एमए अंग्रेजी ऑनर्स, एमए इंग्लिश में इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, यानी अब ये मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली निकल गए। कहा, मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली रवाना हुए और वहां पे इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की जो कि इंग्लिश में थी, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया, यानी इंडियन जो आपका प्रशासनिक सेवा होता है, जो कि आईएएस आईपीएस वाला जो कैडर होता है, उसमें इन्होंने काम किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, यानी महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी, ये एक इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के क्या पहले कुलपति रहे। पहले कौन रहे, कुलपति। कुलपति उस यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप पोस्ट होता है, राज्यपाल का वो तो होता है, वो तो अपना मूल प्रधान होता है, जो आपका सभी राज्य का, आपके अगर राज्य में कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका जो मुख्य प्रधान होगा वो राज्यपाल ही होता है, ठीक है। राज्यपाल के बाद उसका क्या, कुलपति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो वास्तविक में अगर आप देखें मूल जो प्रधान होता है किसी यूनिवर्सिटी का, वो होता है कुलपति। तो कुलपति रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रहे। इसके अलावा भारत सरकार की कला अकादमी में निदेशक हैं, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, भारत सरकार की कला अकादमी में निदेशक के रूप में अभी तक है। क्योंकि देखिए आपका बुक बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, आपका जो बुक है बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ है। ये जो है निदेशक 2008 से 11 तक रहे, ठीक है। क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और बुक का जो है बहुत सारा प्रिंटिंग एरर अभी तक गया नहीं है, तो क्या है, भारत सरकार में कला अकादमी में निदेशक अभी है नहीं, लेकिन हाँ 2008 से 11 के बीच ये भारत सरकार के निदेशक मंडल में, भारत सरकार की कला अकादमी में निदेशक रहे हैं, ठीक है। कौन रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी। यहां तक आपको समझ में आ गया प्रारंभिक शिक्षा कैसा है, बीए कहां से किया, फिर आपका एमए कहां से किया, बीए भी आपका सागर यूनिवर्सिटी से और प्रारंभिक शिक्षा भी सागर से हुआ, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से। एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, यानी आप समझ रहे हैं
पहले कुलपति रहे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति कौन थे? आपका यहाँ हिंदी में आ सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लाभ डालेंगे? अशोक वाजपेयी जी। और भारत सरकार की कला अकादमी में निदेशक रहे कौन? अशोक वाजपेयी जी। आगे बात करेंगे हम लोग इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में। पारिवारिक बैकग्राउंड हम लोग देख लिए, जन्म भी देख लिए, इसके बाद हम लोग शिक्षा भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इनके क्या क्या रचनाएं हैं। कविता है ये सारी। शहर अब भी संभावना है, पहली। दूसरा, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, और दुख चिट्ठी रसा है। यानी दुख चिट्ठी रसा है, ये सब इनकी क्या है? काव्य रचना है। आप बोले तो पद्य रचना है। क्या है? पद्य रचना है ये सब इनकी। कौन कौन सी? शहर अब भी संभावना, एक पतंग की अनंत, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, और दुख चिट्ठी रसा है। ये सब इनकी काव्य रचना। और आगे बात कीजिए, बहुत सारी रचना है। आलोचनाओं की बात करें, यानी वैसे जिनमें ये क्या करते हैं? व्यंग करते हैं या आलोचना करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, और कवि कहा गया है, ये सभी इनके क्या है? आलोचनाएं हैं। या क्या है? आलोचनाएं हैं। तो ये सभी इनके 5 आलोचना। और भी ये सभी चीज आप एक बार नजर डाल के चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सभी सब चैप्टर में आपकी जो रचनाएं होती है 5 से 6 आपका 24 चैप्टर है, उसमें से रचनाएं का 5 से 6 वो क्वेश्चन आ जाता है। आगे बात करें, तीसरा, साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्ति बोध, शमशेर, अज्ञे की चुनी हुई कविताओं के क्या है? कविताओं का संपादन है। अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन, इनका कुछ संपादन के भी कार्य है। तीसरा, साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, ये इनके संपादकीय के क्षेत्र में कार्य हैं। आगे बात करेंगे इनमें पत्रिका का, किस किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, कौन कौन सा पेपर लॉन्च किया इन्होंने, क्या क्या? समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास, ये सभी इनके क्या है? संपादन के हैं कार्य में। संपादन यानी इन सभी का इन्होंने संपादन किया है। आगे बात कीजिए फटाफट इसको। पुरस्कार और सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य से जुड़े हर एक उस व्यक्ति को जो कुछ ना कुछ यूनिक करके जाता है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में, उन्हें बहुत हमारा ये जो बुक है, कईयों को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। बहुत सारे जो हमारे बुक में जो है लेखक और कवि, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनमें से अशोक वाजपेयी भी एक है। क्या है? अशोक वाजपेयी जी भी एक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, यानी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान दूसरा। फिर फ्रांसीसी सरकार के दौरान, यानी ये ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिन्हें ना सिर्फ भारत का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिन्हें ना सिर्फ भारत में सम्मानित किया गया, बल्कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस सम्मान मिला। ये एक साहित्य के क्षेत्र में नहीं, आपके प्रशासनिक क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन ये क्या है? साहित्य अकादमी और इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार द्वारा भी ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस सम्मान, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, इसका जो है ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया फ्रांसीसी सरकार के द्वारा 2004 में अशोक वाजपेयी जी को। आगे बात कीजिए, हम लोग आविन्यों की बात करेंगे हम लोग। क्या? क्योंकि देखिए हर एक जो लेखक परिचय में, जैसे ही लेखक परिचय एंड होगा, वहां का आखिरी पैराग्राफ आपको इस पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ जानकारी देता है क्या इस चैप्टर में है। कभी कभी आपका क्या होता है कि आता है संक्षेपण करें इस कविता का या इस कहानी का, संक्षेपण करें। तो बच्चे सोचते हैं कि इतने कम शब्दों में कैसे लिख पाए, तो आप ना यहाँ का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ का नहीं, आपके बुक में, रोशनी पब्लिकेशन की बुक में एक आखिरी पैराग्राफ क्या है, इस पूरे कविता का जो है लेखक परिचय का आखिरी पैराग्राफ इस पूरे कविता या फिर कहानी या फिर ललित निबंध, वैसे तो आविन्यो क्या है आपका? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। इस पूरे ललित निबंध का शॉर्ट का भी शॉर्ट लिखा होता है, ठीक है। यानी आप इसको क्या है थोड़ा सा और डिटेल में करके लिखिएगा तो क्या क्या होगा, आविन्यो का हो जाएगा आपका संक्षेपण। तो ये आप देख सकते हैं मूल संग्रह आविन्यो कहां से लिया गया, गद्य और कविता संकलन से लिया गया। अशोक वाजपेयी जी के गद्य और कविता संकलन से लिया गया है। उसके बाद आविन्यो क्या है, अब आविन्यो क्या है, आविन्यो एक जगह है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जिसे आविन्यो कहा गया है। लेखक का एकांत रचनात्मक प्रवास, यानी इन्होंने रचना और साहित्य की बहुत सारी रचनाएं कहा कि आविन्यो में की, जो कि क्या है एक ईसाई मठ है।
क्या है, ईसाई मठ। अब ईसाई मठ क्या होता है, बहुत सारे जो हम अब हिंदुओं के लिए जैसे मंदिर हो गए, अलग अलग जो स्पिरिचुअल जो एरिया होता है ईसाइयों के लिए, क्या है, ईसाई मठ था अविन्यो में। लेखक ने यहाँ प्रतिदिन रचनाएं लिखी, गद्य और कविता दोनों, यानी वहां इन्होंने रचना करने के लिए एक तरह का एकांतवास लिया था अविन्यो में। वहां पे इन्होंने बहुत सारी गद्य और कविताओं की रचना की थी। रचना का निर्माण में स्थान, परिवेश और रचनाकार का मानस तीनों की भूमिका है। यानी इस अविन्यो में क्या क्या है, रचना में स्थान, परिवेश और रचनाकार का मानस, यानी जहां पे ये लिख रहे थे, ये पूरी इन्होंने अपनी जीवन में बहुत सारी जो कविता है, बहुत सारी जो गद्य खंड है, जो पद्य खंड है इनके अपनी जिंदगी के, वो अविन्यो में बहुत सारी लिखी। जब ये एकांतवास पे थे, जब यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे थे कुछ दिनों के लिए, वहां पे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की साहित्य के क्षेत्र में। तो उनमें से अविन्यो इनकी एक और रचना है, जो कि है इन्होंने जहां रह रहे थे उनके परिवेश के बारे में बताया। पाठ में वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध को की स्पष्ट झलक है। वो कैसे है, हम लोग अभी जल्द ही स्टार्ट करके देखेंगे ही कैसे है अविन्यो। एक एक करके हम लोग सारा चीज देखेंगे, क्या है अविन्यो, कैसे है। लगभग 10 बरस पहले पहली बार अविन्यो गया था। यानी एक बात समझिए, ये क्या है, एक तरह से डायरी है। अविन्यो आपका, मैंने एक बात में करेक्शन कर दूं, अविन्यो इन्होंने कहा, अविन्यो में नहीं लिखा, अविन्यो वापस आने के बाद लिखा गया। अविन्यो क्या है, एक जगह है। फिर से वही, कब, लगभग 10 वर्ष पहले जब ये लिख रहे हैं, तो उस समय इनके अविन्यो से वापस आने के 10 ईयर यानी 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। और ये लिखते हैं कि 10 साल पहले पहली बार मैं अविन्यो गया। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। यानी अविन्यो का 2-3 क्वालिटी दिखाया इन्होंने। क्या, पहली तो एक रोन नदी निकलती है इनकी, रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है अविन्यो, जहां की जो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी और गर्मियों में अब फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है। यानी इनका जो इतिहास था, जो पोप की राजधानी, पोप क्या होता है, ईसाई धर्म में जो सब सर्वश्रेष्ठ पंडित जी होते हैं उन लोगों के, उनको पोप कहा जाता था। उनका एक राजधानी था, पोप का जो शासन था, वो जो धार्मिक जो गुरु होते हैं, जो पोप थे, वो भी एक एरिया पे शासन करते थे, वहां की वो राजधानी थी कौन, अविन्यो। लेकिन अब क्या है, यूरोप और फ्रांस के लोगों के लिए आप बोल सकते हैं अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस अब वहां होने लगा। वो राजधानी नहीं रही, उस बरस वहां भारत केंद्र में था। यानी जब वो गए तो उस समय वहां क्या, भारत जो है सेंट्रल था, वो डिस्कशन का एक सेंट्रल पॉइंट था। पीटर ब्रुक, एक विवादास्पद महाभारत पहले यहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। यानी अविन्यो में किसने, कौन, हमारे जो अशोक वाजपेयी हैं, उनको किन्होंने निमंत्रण भेजा, पीटर ब्रुक ने बुलाया। किन्हें, पीटर ब्रुक ने बुलाया। क्यों, क्योंकि उनके लिए पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत यहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था अविन्यो में, ठीक है। और उन्होंने आमंत्रण भेजा। पत्थरों की एक खदान में अविन्यो से कुछ किलोमीटर होगा ना, किलोमीटर कुछ भी है, तो पत्थरों की एक खदान में अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर एक भव्य प्रस्तुति हुई थी। क्या हुई थी, यानी वहीं से अविन्यो से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक, यानी सच्चे अर्थों में ये जो महाकाव्य जो हो रहा था, वो जो प्रोग्राम था, वो सच्चे अर्थों में क्या था, महाकाव्यात्मक था। क्या, वो पूरा प्रोग्राम कुछ दिनों और ठहरा रहा। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक अकर बिशप के पुराने आवास में बड़े से आंगन में गाया था। यानी वहां और भी अलग अलग प्रोग्राम हुए थे। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्चा और पुराने स्थान रंगस्थली में बदल गए थे। वहां एक अनेक चर्च और पुराने स्थान, यानी वहां के उस एरिया में जब कहीं भी कुछ अगर प्रोग्राम आपका चल रहा है, या फिर आपके घर में शादी ब्याह कुछ भी है, या कभी कभी मेला होता है, बिहार में अगर छठ पूजा होगा, देखिएगा
सब जगह क्या होता है, बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाता है। क्या? क्योंकि एक समारोह होता है। बिहार का जो छठ पूजा है वो एक पूरा एक समारोह की तरह होता है। तो उसी तरह वहां का ये जो समारोह था, उसी तरह क्या वो बिल्कुल सज धज गया था। कब? इस प्रोग्राम के टाइम। रोन नदी के दूसरी ओर आवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। यानी आवन्यों का एक और हिस्सा, हम तो बोल रहे हैं रोन नदी के किनारे एक आवन्यू शहर है, लेकिन इस किनारे पे आवन्यू है, उस दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर, अगर ये देखिए, ये आपका एक किनारों पर आविन्यो है, तो दूसरे किनारों पे एक और हिस्सा है जो कि ये स्वतंत्र हिस्सा है। नाम है व्हील नव्य आवेन्यू। व्हील नव्य आवेन्यू, क्या नाम है? दूसरा जो आवेन्यू है इसको व्हील नव्य आवेन्यू कहते हैं, यानी आवेन्यू का नया गांव। यह शायद कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नई बस्ती, आवेन्यू की नई बस्ती। यानी आप बोल सकते हैं ग्रेटर नोएडा, जैसे ग्रेटर दिल्ली, यानी अलग अलग जैसे होते हैं ना। अब पटना को उसको भी एक्सटेंड करके जैसे ग्रेटर पटना, भीटा वीटा को मिलाया जा रहा है, उसी तरह आवन्यू को एक्सटेंड कर दिया नदी के इस तरह, जिसका नाम है विलनव आवन्यू। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। देखिए आवन्यू क्या था? आवन्यू था पोप की राजधानी, और आवन्यू पड़ता कहाँ है? फ्रांस में। लेकिन फ्रांस का भी एक शासक था और आवन्यू का जो शासक वो पोप था। तो पोप पे नजर रखने के लिए आप यहां से तो नजर रख नहीं सकते, तो दूसरे साइड एगो किला बना दिए ताकि दूर से पोप को देखते रहे क्या कर रहा है। कहीं उस राजा को हटाने के लिए वो इकट्ठा तो कुछ तो नहीं कर रहा है, कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पे उन्होंने किला बनाया। उसी में करियुसन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, लास शत्रुज, यानी किसमें? इस किले में ही करियुसियन संप्रदाय का एक नया ईसाई मठ बना। ला शत्रु 14वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांति तक उनका धार्मिक उपयोग होता है। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है और सोसरा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य है। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी भी सभी इमारतें पर साधारणतया लोगों ने कब्जा कर लिया और उनमें रहने लगे। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई तो क्या हुआ? जो इमारतें थी इधर की, उन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां पे रहने लगे। अब आगे इस नदी की शुरुआत में तो ला शत्रु के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा कराने की सफल कोशिश की गई। यानी ये जो है आपका जो दूसरा आवेन्यू था उसका जो है क्या किया गया? ला शत्रु जो जहां से नदी निकलती है वहीं से उनका जीर्णोद्धार शुरू हुआ, वो फिर से उनका बनना शुरू हुआ और उसमें थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिली। उसी में एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर कभी उनमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। यानी वो जो तहस नहस हो गया था फ्रांस की क्रांति के समय जो कह रहे हैं ना, क्रांति के समय लोगों ने उसे जो हथियार लिया था उसको फिर से रिटेन करके उसको फिर से जिंदा करने का कोशिश किया गया, जीर्णोद्धार करने की कोशिश किया गया। क्यों? और उसको किया गया, इसको फिर क्या है, वापस लोगों ने उस पर लेके उसको कब्जा करके जो रहना शुरू कर दिए थे वहां पे, उन लोगों से वापस लेके इनका जीर्णोद्धार हुआ और संरक्षित स्मारक बनाए गए। क्या कर गए? स्मारक बनाए गए और उसमें कला केंद्र की स्थापना की गई। और अब जो है जिस समय अशोक वाजपेयी जी गए थे उस समय क्या है, रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ कार्य होता है आवेन्यू में। आगे बात करेंगे इसमें। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर में कुछ अवधि में रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य करने में बिताते हैं। मतलब वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। कौन कौन से लोग आते हैं? रंगकर्मी लोग आते हैं, रंग संगीतकार आते हैं, अभिनेता आते हैं, नाटककार आते हैं। यानी साहित्य से जुड़े लोग, आप बोल सकते हैं एक तरह से नाटक से जुड़े लोग, संगीतकार से जुड़े लोग, जो एंटरटेनमेंट से जो लोग जुड़े होते हैं वैसे लोग आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर में कुछ अवधि रहते हैं और वहां से अपना लेखन का कार्य करते हैं। कोई अगर एक्टिंग करने वाला हो गया तो वो अपने एक्टिंग को सुधारता है स्पिरिचुअलिटी के जरिए। अगर कोई अपना बोल सकते हैं अगर कोई लिखने में अच्छा है, साहित्यकार वहां अच्छा है, तो वहां जाके चिंतन मनन करता है किस तरह। अशोक वाजपेयी भी गए तो वहां पे उन्होंने यही किया। दो कमरे के चैम्बर सुसज्जित हैं, उनमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसे हैं, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। यानी
वहां पे दो दो कमरे हैं। वो जो चैम्बर है उसमें दो कमरे हैं, उसमें फर्नीचर 14वीं शताब्दी यानी बहुत पुराने फर्नीचर हैं वो, ठीक है। पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर, फर्नीचर वहां के देखिए जो कुर्सी टेबल है वो सब पुराना है, लेकिन रसोई घर वहां का जो किचन है वो आधुनिक है। बोल सकते हैं उसमें गैस होगा, एग्जॉस्टर होगा, फिर ऊपर से धुआं निकालने वाला होगा। आप और क्या बोलते हैं जैसे पिज्जा बनता है छोटका जैसा, क्या बोलते हैं जी उसको, ओवन होगा, तो वो सब भी होगा, टोस्टर होगा। तो आधुनिक रसोई घर थे और नहान घर भी आधुनिक था, यानी उसमें भी आपको सावर मिल जाता होगा, टंकी वंकी मिल जाता होगा, गीजर वीजर। तो रसोई घर और नहान घर यानी बाथरूम और किचन बिल्कुल उसमें क्या थे आपके, लेटेस्ट थे। और एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी थी, यानी आधुनिक संगीत व्यवस्था भी थी। उस तरह से ये ग्रामोफोन वाला नहीं होगा, मतलब बढ़िया से बजने वाला होगा, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड वाला। चैम्बर में मुख्य द्वार पर कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े में से एक दरवाजा भी है। सप्ताह में 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। यानी सप्ताह के 5 दिनों में शाम को, यानी 5 दिन में क्या है, सप्ताह में 5 दिन क्या है, सबको एक जगह शाम का भोजन करना होता है और इसकी सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहां चाहें अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 के सैलानी यहाँ जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने घूमने भी आते हैं। बाकी ये जगह जो है बिल्कुल शांत और अच्छा है। क्या है, जगह बिल्कुल शांत और अच्छा है। लोग सोशली ना, सिर्फ ऐसा ना हो कि लोग अगर कहीं से जा रहे हैं शांति लेने के लिए तो वहां जाके समाज से टूट जाए। समाज से जुड़े रखने के लिए सप्ताह में 5 दिन शाम का भोजन एक जगह होता है। और क्या होता है, बाकी का जो दोपहर का और या फिर सुबह का आप अपने हिसाब से जहां खाना चाहते हैं खाइए। आप चैम्बर में घर में रूम में अपना लेके खाना चाहते हैं तो वहां खाइए, या फिर जो आपका कॉमन एरिया है जैसे आप हमेशा शाम को खाते आ रहे हैं तो अपने अनुसार है, जो करना चाहते हैं कर लिए। विलनव एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक कब्रगाह है, कई रेस्टोरेंट हैं और बार आदि हैं। एवेन्यू और आसपास के अन्य शहरों के कस्बों का बस यही एक व्यवस्था सुलभ है। यानी वहां पे क्या है, अगर आप कुछ जैसे आप लेखन के क्षेत्र में गए हैं तो यहाँ पे क्या लेखन के लिए गए थे, कुछ लिखने के लिए गए थे लेखक हमारे, तो वहां एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक बुक का दुकान है, आप स्टेशनरी का दुकान है, वहाँ रेस्टोरेंट है, बार है। मतलब वहां पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा चिल करने के लिए जाया जाए, इन सभी लेखन से हट के सांसारिक मोहमाया से दूर आए, फिर से मोहमाया में थोड़ा सा खेल कूद के वापस आए, तो वो क्या है, विलनव नामक एक गांव है। क्या है आपका, विलनव नामक गांव है। यहाँ पे 3-4 नाम आ गया, एवेन्यू, और दूसरा एवेन्यू जो नदी के इस पार था वो दूसरा एवेन्यू जिसका नाम आपका विलनव ही था, विलनव एवेन्यू, या फिर यही आपका विलनव एक छोटा सा गांव है जहां। और उसके अलावा क्या था, ला शत्रुज था। तो इन सब गांव का नाम याद आ गया, क्या क्या उपयोगिता है आप देख लीजिए, क्या क्या इसमें फैसिलिटी है। आगे देखिए, फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास्ट शत्रुंज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। यानी फ्रेंच सरकार के सौजन्य से, उनके द्वारा व्यवस्थित, यानी होता है ना किसके सौजन्य से, सौजन्य का मतलब होता है किसके द्वारा, इस मैनेजमेंट किसके द्वारा किया गया, फंडिंग किसके द्वारा किया गया, तो कौन था, मैनेजमेंट और फंडिंग किसका था, फ्रेंच सरकार के सौजन्य से उनके द्वारा मैनेज और फंड किया हुआ ला शत्रुंज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता हमको पिछला गर्मी में मिला था। कौन कह रहे हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं। वाजपेयी जी तब नहीं, वाजपेयी जी नहीं, आपके अशोक वाजपेयी जी तब नहीं जा पाया था। यो अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन रहा वहां और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 को की दोपहर तक। यानी अब ये वापस आते हैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने के लिए, अपना पूरा रूटीन बनाएंगे। अब कैसे क्या किए, वो कैसे कैसे एवेन्यू क्या है वो पूरा झलक एक राउंड घुमा दिए अपना मानसिक स्थिति में। अपना मन से अगर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको आपका एवेन्यू, ला शत्रुंज इन सब का दिख गया होगा। तो अब क्या, फ्रेंच सरकार इनको बुलाए थे 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, इनको 30 दिन के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये कितना 19 दिन के लिए गए, क्योंकि ये उतना दिन नहीं रहना चाहते थे। क्या करते थे, नहीं रहना चाहते थे। अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप भी लेके गया। क्या क्या लेके गए थे,
लेके गए थे अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे। टाइपराइटर पहले क्या चलता था, टाइपराइटर का है 1994 का बात है, तकनीक कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं आया था। हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 बुक लेके गए थे, कुछ संगीत का टेप लेके गए थे कि मन नहीं लगेगा तो सुनेंगे। क्या करेंगे, सुनेंगे। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने का कोई व्यवस्था ना होने पर जीवन में यह पहला ही अवसर था कि इतने निपट एकांत में रहने का मुझे कोई अनुभव नहीं था। यानी इससे पहले इनको एकांत में अलोन में रहने का कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं की। कहां पे, आविन्यों में। आता है क्वेश्चन, आविन्यों में लेखक ने कितने कविताओं की रचना की, तो 35 कविताएं। कितनी गद्य रचनाएं की, कितनी कहानियां, कितने निबंध, कितने सब मिला के कितना लिखे, तो 27। यानी 19 दिन में ये कितने निपटा दिया, आप जोड़िए, 7 5 12 1 2 बाकी 1 3 2 5 और 1 6, 19 दिन में 62 को लिख दिए जी। क्या लिख दिए, 19 दिन में 62 लिख दिए। यानी एक दिन में कम से कम तो 3 निपटाते थे। तो उस तरह से इनकी 62 रचनाएं हुई, जिसमें 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं। गद्य रचनाएं में कुछ भी आ सकता है, निबंध आ सकता है, ललित निबंध आ सकता है, कहानी आ सकता है। तो वो सभी रचनाएं इन्होंने 19 दिन में कर डाली। आगे बात करेंगे अब इसमें। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, जैसे कि इन्होंने पहले बताया, पोप की राजधानी है। पोप पर नजर रखने के लिए आविन्यो के दूसरी तरफ एक अलग विल्नव आविन्यो बनाया गया था। तो उस तरह से पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेला। क्या था, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है। यहां से एक अगला क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में देखे तो क्या है, ला मादामोजेला। तो ये है इनका द आवेन्यू। क्या है, ला मादामोजेला द आवेन्यू। कवि अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे बेट्रा, रेने सो और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं आविन्यो में एक साथ रहकर लिखी थी। त्रिज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्होंने अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे ला शत्रुज भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी, भय, पवित्रता और आसक्त में भरी हुई थी। यह पुस्तक उनकी स्मृति का दस्तावेज है। ठीक है, आविन्यो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई। आविन्यो को उसी मठ में से एक में रहकर लिखी गई। कवि प्रणति भी हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते। ला शत्रुज में जो पाया उनके लिए गहरी कृतज्ञ मन में है, और जो गवाया उनके लिए गहरी पीड़ा है। तो लेखक इन सभी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। आप इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। और क्या है, पिकासो की विख्यात कृति क्या है, 2 बार आ चुका है आपके ऑब्जेक्टिव में, तीसरा बार आने का पूरा संभावना है। तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे अब हम बात करेंगे। अब क्या क्या है यहाँ पे, जो है, जो उन्होंने 30 कविताएं लिखी थी। क्या है ये, क्या 30 कविताएं लिखी थी, तो उनमें से कुछ जो है ये यहाँ पे लिखते हैं। क्या है, आविन्यो से रिलेटेड आपका इसमें आता है। क्या है कि किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यानी इसका जो शीर्षक है यहाँ से मिट गया है, प्रतीक्षा करते पत्थर, ये इनका शीर्षक है। और इस शीर्षक में इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा है आविन्यो से रिलेटेड। अब या फिर आप बोल सकते हैं आविन्यो में वहां कुछ लिखा हो जिसको आप उनको इस ललित निबंध में भी डाला है कि किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेसे रेसे झिरते हुए, यानी धीरे धीरे पत्थर भी टूटते मुड़ते हैं, सिरा सिरा छीलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भाई भाई करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद्य हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। क्या है, क्या करते हैं, यानी पत्थर की प्रतीक्षा। इसमें कुछ कविता लिखी गई है। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, क्षितिज भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थर को पार। पर अपलक बाट अगोरते हैं, एक बेहद्दी चौगन के में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। तो ये क्या है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ है। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। आगे आपका और क्या लिखा हुआ है जी, हाँ, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। नदी किनारे भी नदी है, नदी किनारे भी नदी है। और आपके आगे है, क्या है ये, अब आगे आपका आविन्यो का एक एक लाइन आपको देखना है।
ये किनके द्वारा लिखा गया था? अशोक वाजपेयी के द्वारा। इन्हीं में आपका ये पूरा गद्य खंड में एक छोटा सा पद्य खंड का भी चैप्टर है। आपका जो इसका पिछले वाला चैप्टर था जित जित मैं निरखत हूं, वहां भी आपका एक छोटा सा कविता, यानी वहां भी आपका क्या है, वहां भी आपको एक छोटा सा पंक्ति देखने को मिलता है। इसी तरह आपको इसमें भी है, आविन्यो में भी है। आगे बात करेंगे, यहाँ पास में ही रोन नदी है। कहाँ? यहाँ पास में ही रोन नदी है, आविन्यो के पास में, ला सतलुज के पास में रोन नदी है। इस तरफ विलनव और दूसरी ओर आविन्यो है। इस तरफ विलनव और दूसरी तरफ आविन्यो। अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उस तट पे बैठे थे। कौन? रोन नदी के तट पर बैठे थे। कौन? अशोक वाजपेयी जी बैठे थे। कौन? अशोक वाजपेयी जी बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो, तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बहता जा रहा है। यानी बहुत बार आप लोग देखते हैं ना, ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस लिख रहे हैं अपने जीवन का, जल प्रवाह को एकाएक केवल को देखते रहो, खाली जल को ही देखते रहो, तो एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा ना कि हम ही जा रहे हैं, जल तो वही है, जल नहीं बह रहा है, तट ही बह रहा है। इस तरह का एक्सपीरियंस, जैसे कि आप देखिए ट्रेन पे जाते हैं तो बाहर देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम चल रहे हैं। कौन? बाहर का सब सामान चल रहा है, गाछ जा रहा है, वृक्ष जा रहा है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जल प्रवाह में भी इसी तरह, अगर आप जल प्रवाह को, जो जल बहते रह रहा है, कौन सी नदी का? रोन नदी का, उसके तट पर बैठे थे कभी अशोक वाजपेयी जी, तो वो कहते हैं कि वहां पे देखते रहते हैं ना, तो ऐसा एक टाइम के बाद आपको प्रतीत होगा कि जल स्थिर है, तट ही बहता जा रहा है। नदी तट पर बेना भी नदी के साथ बहना है, नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं, नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार अपनी एक कविता में नदी चेहरा लेंगे, नदी चेहरा लोगे से मिलने जाने वाली बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी के किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और कभी थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते ही नदी किसी और की अनदेखी नहीं करती, वह सबको भिंगोती है। ये आपका बिल्कुल मेन लाइन है इस पूरे अथी का। नदी कभी कभी ये आता है, क्या आता है ये सब प्रसंग व्याख्या में, कि नदी क्या है? नदी किसी की अनदेखी नहीं करती, वह सबको भिंगोती। इसका स्वप्रसंग व्याख्या करे, कहां से आया है, किस प्रसंग में कहा है। अपने साथ करती है, थोड़ी सी देर के लिए भी नए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाती। यानी कभी साथ करती है, कभी वो साथ रहना सिखाती है। नदी के किनारे अगर तुम रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, नदी के किनारे तुम रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे बात कीजिए, अब आपका 19वां लाइन क्या है? 19वां जो आपका स्लाइड है, ये आपका सारा थी। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। यानी जिस तरह नदी अभी नहीं है, आदि काल से है, पुराने समय से है, उसी तरह कविता भी सदियों से हमारे साथ रही है। पुराने लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं कि नदी के किनारे बैठते हैं तो वो सबको भींगती है। इसीलिए अगर हम बुक अपना कविताओं के पास रहेंगे, अपनी साहित्य के पास रहेंगे, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा, बड़े बड़े विद्वान लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यही है। उनमें ना जाने कहां से जल आकर मिलते हैं और विलीन हो जाते हैं, वह शामिल हो जाते हैं, पर में समाहित होती रहती है हर दिन हो, पर उनमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी ना जाने कहां से कैसी कैसी बिंब मालाएं, भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदातर होती रहती। यानी ये नदी और कविताओं को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह नदी भी अपने किनारे बैठने वाले लोगों को हमेशा भिंगाती ही है, अपनी जल से भिंगाती है। नदी को अगर हम लोग एक टक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग नदी के जैसे ही चलायमान हो गए हैं, बहते जा रहे हैं। नदी अपने किनारे बैठने वाले लोगों को भिंगाती जरूर, यानी कविताओं का भी उसी प्रकार हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। नदी में भी अलग अलग नदी आपस में जुड़कर समुद्र में जाती है, अलग अलग जगह का पानी आता है। उसी तरह कविताओं में भी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के लोगों की सोच आती है। ठीक है, जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविताएं रिक्त नहीं होती। जिस प्रकार नदी में हमेशा जल होता ही होता है, उसी तरह कविता में हमेशा ज्ञान होता ही होता है। ना नदी के किनारे ना ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, ना ही नदी के किनारे और ना ही कविता के पास हम लोग बिल्कुल तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन में गए तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस
ही शामिल हो जाते हैं, जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय दोनों में आपका बनता है कि नदी और कविता में क्या समानता है, नदी और कविता में क्या समानता है। वहां पे आप ये पूरा आपको इस तरह लिखना होगा। वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक निरंतर होती है। नदी और कविता दोनों हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। नदी और कविता दोनों हमारी नश्वरता का, किसका अभिषेक करती है? नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। कौन? नदी और कविता। एक कविता की पंक्ति है, तुम कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। यानी कोई अगर किसी कविता का एक पंक्ति है, क्या है कि नदी पूछती है या फिर कविता नदी से पूछती है कि तुम कैसी नदी हो, क्या यार बहते जा रहे हो ऐसे, तो नदी भी जवाब ये दे सकती जैसा तुम कविता हो। मतलब दोनों, हम दोनों एक हैं। नदी और कविता क्या है? एक है। ये कौन कहते हैं? अशोक वाजपेयी जी, आविर्नियों के लेखक। आविर्नियों क्या है? एक ललित निबंध है। और ये पूरा ललित निबंध हम लोग आज पढ़ के कर दिए हैं खत्म। एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा आप इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो को वेट कर लीजिए। अगला वीडियो में आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आएगा। अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, सभी जो आपके चैप्टर से हिंदी, उन सभी का अगर आप चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर, तो हमारे रोशनी पब्लिकेशन का ये सारा जो बुक है उससे आप परचेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजोन से। इसमें आपको क्या, देखिए गोधुली के बारे में मैंने आपको इस पूरे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसके अलावा क्या क्या संस्कृत और इंग्लिश में आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है। क्वेश्चन आंसर और चैप्टर तो मिलते ही हैं, लेकिन हर एक चैप्टर में, हर एक पैराग्राफ के नीचे, संस्कृत में हर एक श्लोक के नीचे उसका मीनिंग लिखा होता है। क्या होता है दोस्तों? उसका मीनिंग लिखा होता है कि संस्कृत का हर एक जो श्लोक होता है उसके नीचे क्या मीनिंग होता है, हिंदी में उसके एक एक लाइन का क्या मतलब होता है, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। जिससे आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अंक अर्जित कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको अंक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके नीचे जब आपको हिंदी में अपनी भाषा में आपका उसमें ट्रांसलेट मिलेगा, अपनी भाषा में वो आपको जब पूरा चैप्टर मिलेगा तब आप उसे ना सिर्फ पढ़ पाएंगे बल्कि सिर्फ समझ भी पाएंगे। एक ही साथ पढ़ना और समझना एक ही साथ होगा, जिसके कारण आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी पुस्तकें अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन, अपने नजदीकी बुक स्टोर कहीं से भी परचेज कीजिए, सब जगह अवेलेबल करवा दी है। इसके अलावा एसएसटी का भी बुक है हमारे पास, इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी, ये सभी बुक आपको देखने को मिलते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजोन। इसमें भी वही आपके पूरे चैप्टर मिलेंगे विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। यानी आपको कहीं भी लिखने लाखने में झंझट और टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझने में, आपको अपना पूरा 10th समझने में व्यतीत करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर पाए। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप तैयारी चल रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर एक स्ट्रेटजी होती है हर एक स्टूडेंट की, पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पिछले साल के किस तरह किस पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, हर एक शिफ्ट का, क्योंकि 10th में आपका 2 शिफ्ट होने लगा है, तो हर एक शिफ्ट का क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को कंबाइन करते हुए 2026 के लिए यानी 2025 तक का क्वेश्चन आपका कवर करके हमारा रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक विद आंसर लाया गया है। बिल्कुल आइडियल आंसर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट, हम ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, चैप्टर खत्म किए, हम अपना चेक करेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं तैयारी, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के लिए भी है, जिसके अंतर्गत आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 40, 30, 50 बिल्कुल इसी के रेंज में आपको हर एक सब्जेक्ट से मिलेगा, हर एक चैप्टर से भी मिलेगा। तो इसके बाद हमारा क्रैश कोर्स, हर एक जो आपका जो सब्जेक्ट है उन सभी का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVBI क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। बिल्कुल क्रैश कोर्स जिस तरह है उसी तरह हमारा क्रैश कोर्स है। आपका पूरा जब टॉपिक खत्म हो जाए तो आप इसे लेके एक अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा 11th और 12th के लिए हमारा कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो भी अवेलेबल है, इसे भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।